सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्लास 12 का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, दैट इज चैप्टर नंबर 2। उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम ही हेडिंग दिया हुआ है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमारा क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, सेकंड चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी? देखो, कोई भी कंट्री का जो पॉलिटिकल बाउंड्री होता है, जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होता है, वो उसका डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। जैसे इंडिया का जो भी पॉलिटिकल बाउंड्री है, जो भी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है, ठीक है, सपोज दिस इज आई एम ड्राइंग अ मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का जो भी पॉलिटिकल बाउंड्री है, जो भी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है, ये इंडिया का पार्ट है। दिस इज पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। वी ऑल नो दिस दिस इज पार्ट ऑफ इंडिया। डायग्राम थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, बट थोड़ा मैनेज कर लेना। सो दिस इज काइंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होता है वो इंडिया का पार्ट होता है। जो भी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होता है वो इंडिया का पार्ट होता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे अपना वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे अपना गुजरात हो गया, देन ये यहाँ पे अपना दिल्ली हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे सदर्न स्टेट्स हो गया। सो दिस इज पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या इंक्लूडेड रहता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा है, डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का मतलब क्या होता है कि जो दिख रहा है मैप में वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी है ही, इसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड होता है? ये 3 पॉइंट्स। डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड दीज 3 पॉइंट्स इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स को छोड़ के डोमेस्टिक टेरिटरी में और 3 पॉइंट इंक्लूडेड होता है। पहला क्या लिखा है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप्स मतलब जो वाटर रूट पे चलता है, एयरक्राफ्ट मतलब जो एयर रूट पे चलता है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड। ओन्ड एंड ऑपरेटेड मतलब उसको ओन करते हैं एज वेल ऑपरेट करते हैं बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट मतलब हम जैसे लोग। हम लोग चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे नॉर्मल रेजिडेंट स्पेसिफिकली क्या होता है, बट अभी के लिए नॉर्मल रेजिडेंट मतलब हम जैसे लोग। ठीक है, बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। इसका मतलब क्या है कि कोई भी शिप, कोई भी वेसल या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, तो वो क्या माना जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। जैसे सोचो एयर इंडिया का फ्लाइट द सर्विस दे रहा है बिटवीन रशिया एंड जापान। एयर इंडिया का फ्लाइट जो है वो सर्विस दे रहा है बिटवीन रशिया एंड जापान। तो एयर इंडिया का जो फ्लाइट है, इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। बट क्योंकि वो जो शिप है वो सर्विस दे रहा है बिटवीन रशिया एंड जापान, तो जो एयर इंडिया का शिप है या एयर इंडिया का जो फ्लाइट है, सॉरी, एयर इंडिया का जो फ्लाइट है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिमिलरली मान लो कि कोई सिंगापुर एयरलाइंस है, सिंगापुर एयरलाइंस का कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है, रादर सिंगापुर एयरलाइंस का कोई एयरक्राफ्ट है, एंड वो सर्विस दे रहा है बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है, इंडिया एंड जापान, तो वो सिंगापुर का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट सिंगापुर एयरलाइंस विल बी कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर। क्लियर? तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी में तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स आता ही है। इट आल्सो इंक्लूड्स द फॉलोइंग: द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स which are owned and operated by normal residents of a country of a country between 2 or more countries। ठीक है, और नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। नेक्स्ट आता है इसमें फिशिंग वेसल्स, जिसके थ्रू हम लोग फिशरीज का काम करते हैं। ऐसा शिप जिसके थ्रू हम लोग फिशरीज का काम करते हैं, फिशिंग वेसल्स, या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। आपने सुना होगा ओएनजीसी का बहुत सारा प्लांट होता है। ठीक है, हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं बीनीथ द वाटर लेवल, वी गेट लॉट्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो वहां से हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। ठीक है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स मतलब देखो पानी में बहुत बार क्या होता है ना कि चारों तरफ पानी रहता है और कुछ प्लेटफॉर्म बना रहता है जो फ्लोट करता है। ठीक है, वाटर लेवल पे फ्लोट करता है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर्स। ना व्हाट इज इंटरनेशनल वाटर की हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल वाटर क्या होता है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, ये हम लोग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, जहां पे उनको राइट मिला है, राइट टू ऑपरेट। ऑब्वियसली ये राइट उनको किसी ने दिया होगा। ठीक है, तो
क्या लिखा है कि फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, विच आर ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, एम्बसीज, एम्बसीज क्या होते हैं, एम्बसीज का मतलब हमने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी इसको कवर कर रखा है, एक बार बता दे रहे हैं। सपोज इंडिया के कुछ लोग, मान लो इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स यूएस में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, नाउ दे मे फेस सम प्रॉब्लम, ठीक है, रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग देयर अराइवल। सो वो प्रॉब्लम जो इंडियंस फेस करेंगे यूएस में जाके, तो वहां पे वो लोग किसको कांटेक्ट करेंगे, तो वो लोग कांटेक्ट करेंगे इंडियन एम्बेसी को। सिमिलरली यूएस के कुछ लोग अगर इंडिया आ रहे हैं, अगर उनको कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ अराइवल पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कुछ भी वीजा रिलेटेड इशू आ रहा है, तो वो लोग किसको कांटेक्ट करेंगे, दे विल कांटेक्ट द यूएस एम्बेसी इन इंडिया। हर कंट्री में दूसरे कंट्री का एम्बेसी होता है, जैसे इंडिया में बांग्लादेशी एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी है, पाकिस्तानी एम्बेसी होगा, ठीक है, हर कंट्री में दूसरे कंट्री का एम्बेसी होता है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसी होगा, यूएस में इंडियन एम्बेसी होगा, इवन पाकिस्तान में भी इंडियन एम्बेसी होगा। तो हर कंट्री में दूसरे कंट्री का एक एम्बेसी होता है, ठीक है, जो उस गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे इंडियन एम्बेसी इन यूएसए इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी है वो इंडिया का पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है। बट यूएस एम्बेसी इन इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, यूएस का एम्बेसी जो इंडिया में है वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, सपोज ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जो इंडिया में है, क्या वो इंडिया का पार्ट है, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी कहां सिचुएटेड है, इन इंडिया, वो इंडिया का पार्ट नहीं है। सिमिलरली इंडियन एम्बेसी जो ऑस्ट्रेलिया में है वो ऑब्वियसली इंडिया का पार्ट है। तो एम्बेसीज क्या होता है, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स जो अपने कंट्री के लोगों को हेल्प करते हैं, वीजा रिलेटेड इशू हो सकता है, अराइवल पे कोई इशू हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, तो वहां पे उसको कौन हेल्प आउट करेगा, एम्बेसीज। अब एम्बेसी जो काम करता है, एम्बेसी हर कंट्री में एक ही होता है दूसरे कंट्री का, जैसे इंडियन एम्बेसी यूएस में एक ही इंडियन एम्बेसी होगा। अब एम्बेसीज अपने अंदर कुछ लोगों को रखते हैं या कुछ ऑफिस होल्ड करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंसुलेट्स, ठीक है। तो कंसुलेट्स क्या होता है, एम्बेसीज का ही एक पार्ट है, पार्ट ऑफ एम्बेसी है, वो एम्बेसी के बिहाफ में ही काम करता है। एक कंट्री में दूसरे कंट्री का बहुत सारा कंसुलेट्स हो सकते हैं, बट एक कंट्री में दूसरे कंट्री का सिर्फ एक एम्बेसी होता है, ठीक है। तो एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स दोनों सेम काम करते हैं, एज वेल एज मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मतलब मिलिट्री के लोग, ठीक है, जो लोकेटेड है अब्रॉड, ये भी क्या माना जाएंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के पार्ट माने जाएंगे। दे विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ part of domestic territory. इसके अलावा domestic territory does not include embassies, consulates and military establishments of a foreign country. अभी हमने आपको समझाया था कि यूएस एम्बेसी जो इंडिया में है, यूएसए का एम्बेसी जो इंडिया में है, that is not a domestic territory of India. USND suppose US embassy जो है वो somewhere in कोलकाता होगा, maybe this is an example, somewhere in कोलकाता होगा। तो US embassy अगर कोलकाता में है, कोलकाता is definitely a part of India, but that US embassy is not a part of India. That US embassy is a part of US. Clear? Similarly, Indian embassy in US is a part of India and not part of यूएस। तो बता रहा है कि कोई भी एम्बेसीज हो गया, कंसुलेट्स हो गया या फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हो गया फॉर फॉरेन कंट्री, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो लोकेटेड है विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ये जो लोकेटेड है विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग। नंबर 1 क्या आता है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स व्हिच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। दूसरा आता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री in international waters where they have exclusive right of operation. Third आता है embassies, consulates and military establishments located abroad, ठीक है। तो ये तीनों डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, एंड embassies, consulates and military establishments of another country, of a foreign country, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता है। So this was all about domestic territory। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।